सोचिए, एक सुबह उठे हो, फोन पे सिर्फ एक ईमेल होती है और शाम तक आपका घर, फैमिली, सपने सब एक कंट्री के बॉर्डर के उस पार छोड़ दिए जाते हैं। ये कहानी कोई फिल्म नहीं, ये 2024 का कनाडा, जिसे हम सब सेफ हेवन, लास्ट होप, सेकंड चांस के नाम से जानते हैं। आज वहीं से सबसे ज्यादा लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं, ये इंसानों की जिंदगियों की बात है। The number of people being deported from Canada is at its highest level in more than a decade. That is the highest number of people since 2012. आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों 2024 में डिपोर्टेशन 10 साल की हाईएस्ट लेवल पर है, कौन लोग सबसे ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, बिल C-12 असल में है क्या, और ये सिस्टम फेयर है या सिर्फ तेज। एंड तक रहना, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आप कनाडा में हो या आने का प्लान है तो कौन सी गलती आपको सीधा डिपोर्टेशन के ट्रैक पर डाल सकती है। कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी CBSA के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोग सिर्फ 2024 में कनाडा से डिपोर्ट किए गए। ये नंबर 2012 के बाद सबसे ज्यादा है और टैक्स पेयर्स का $78 मिलियन सिर्फ डिपोर्टेशन पे लग चुका है। अगर 2019 से कंपेयर करें, डिपोर्टेशन में 55% का जंप है। ये कोई छोटी सी पॉलिसी चेंज नहीं, ये एक सिस्टमैटिक शिफ्ट है। अब सवाल है क्यों? लोग समझते हैं शायद क्रिमिनल्स डिपोर्ट हो रहे हैं या फ्रॉड जिन्होंने किया है वो लोग, लेकिन इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ज्यादातर डिपोर्ट होने वाले लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं। तो फिर ये हैं कौन? फेल्ड रेफ्यूजी क्लेमेंट्स। फेल्ड रेफ्यूजी क्लेमेंट्स है क्या? यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। अगर किसी का रेफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा है या उसका केस फेक था। कभी कभी एजुकेटर ये मानता है, हाँ मुझे लगता है आपको अपने मुल्क में खतरा है, लेकिन फिर ये कह देता है आप अपने ही मुल्क के किसी और शहर में शिफ्ट हो सकते हो या पुलिस आपको वहां प्रोटेक्ट कर सकती है। इसी टेक्निकल चीज को कहते हैं इंटरनल फाइट ऑल्टरनेटिव, IFA, और यहां पर बहुत से जेन्युइन लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। रेफ्यूजी क्लेम्स बढ़े तो डिपोर्टेशन भी बढ़ी। पिछले कुछ सालों में रेफ्यूजी क्लेम्स बहुत तेज बढ़े, लेकिन अप्रूवल्स उतनी स्पीड से नहीं हुई। इसका सीधा रिजल्ट दोस्तों, ज्यादा रिजेक्शन, ज्यादा रिमूवल ऑर्डर्स और ज्यादा डिपोर्टेशन। सवाल यह है, क्या डिपोर्टेशन सिर्फ नेचुरली बढ़ रही है या गवर्नमेंट जानबूझकर स्पीड फास्ट कर रही है? क्या गवर्नमेंट डिपोर्टेशन को फास्ट ट्रैक कर रही है? इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है, लगता है कि गवर्नमेंट फेल्ड रेफ्यूजी क्लेमेंट्स को प्रायोरिटी लिस्ट में डाल रही है। मतलब सिंपल है दोस्तों, क्लेम रिजेक्ट हुआ, जल्दी रिमूवल नोटिस, कम टाइम टू रिस्पॉन्ड, कम टाइम लॉयर के लिए, कम टाइम अपील करने के लिए, और यहीं से सिस्टम अनफेयर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि डिपोर्टेशन का पैसा कहां जाता है? 2018 से अब तक $380 मिलियन डिपोर्टेशन पर खर्च हो चुका है। यह पैसा जाता है फ्लाइट्स के लिए, CBSA ऑफिसर्स के अरेंजमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कभी कभी डिटेंशन कॉस्ट में भी। कभी कभी बंदा खुद टिकट पे करता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में गवर्नमेंट खुद पैसा लगाती है, टैक्स पेयर का पैसा, हमारा पैसा। बिल C-12 सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। उसी की बात करते हैं, बिल C-12 की, जो इस वक्त सेनेट में पेंडिंग है। अगर ये बिल पास हो गया तो सिस्टम रेडिकली चेंज हो जाएगा। बिल C-12 क्या करता है? गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स कैंसिल करने की, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर। बहुत से लोग रेफ्यूजी हियरिंग के राइट से परमानेंटली बैन हो सकते हैं। उनके लिए क्या बचेगा? सिर्फ रिटन प्रोसेस, नो हियरिंग, नो फेस टू फेस एक्सप्लेनेशन एंड नो अपील। अगर रिटन क्लेम रिजेक्ट हो गया, कोई अपील नहीं, सिर्फ फेडरल कोर्ट रिव्यू होगा बस। और सबसे डेंजरस बात, ऑटोमेटिक स्टे ऑफ डिपोर्टेशन नहीं होगी। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, जज रिव्यू कर रहा होगा और बंदा प्लेन में बैठ चुका होगा। इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी में क्या है? अब सिनेरियो को सोचिए, बंदा क्लेम करता है, गवर्नमेंट कहती है तुम हियरिंग के लायक नहीं, सिर्फ रिटन प्रोसेस, जल्दी रिजेक्शन, जल्दी डिपोर्टेशन, और ये सब इतनी स्पीड से कि जस्टिस प्रोसेस पूरा होने का वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए लॉयर्स कह रहे हैं ये सिर्फ नंबर्स का गेम बन सकता है। अब CBSA का ऑफिशियल रिस्पांस भी सुन लो। CBSA कहता है सब लोगों को ड्यू प्रोसेस मिलता है, प्री अप्रूवल, रिस्क असेसमेंट अवेलेबल है, जब तक लीगल ऑप्शंस खत्म ना हो जाएं, डिपोर्टेशन नहीं होती। यार सुनने में कितना परफेक्ट लगता है ना ये सब कुछ। अब लॉयर्स की ग्राउंड रियलिटी में आपको बताता हूं कि इमिग्रेशन लॉयर्स कह रहे हैं सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, फॉर्म्स, डेडलाइंस, लीगल लैंग्वेज, हर चीज लॉयर के बगैर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जब सिर्फ 1-2 हफ्ते का नोटिस मिलता है तो स्पॉन्सर फाइल नहीं होता, मेडिकल प्रूफ कंप्लीट नहीं होता,
कोर्ट स्टे अप्लाई नहीं होती। अब रियल लाइफ के कुछ सिस्टमैटिक केसेस के बारे में बात करते हैं। ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां बंदा कैनेडियन सिटीजन से शादी कर चुका है, स्पॉन्सरशिप फाइल हो रही होती है, लेकिन उसमें वो लेट हो जाता है। बंदा कैंसर ट्रीटमेंट पे होता है, डायलिसिस या कीमोथेरेपी चल रही होती है, अपने मुल्क में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं, उसके बावजूद डिपोर्टेशन नोटिस आ जाता है। सिस्टम को टाइम देना चाहिए ताकि इंसान की जिंदगी डिसाइड हो, सिर्फ फाइल नहीं। असल डर किस चीज का है? लॉयर्स का सबसे बड़ा कंसर्न ऑफिसर्स पे प्रेशर हो सकता है। नंबर्स को कंप्लीट करो, लोगों को बाहर भेजो। फेयरनेस से ज्यादा स्पीड इंपॉर्टेंट हो सकती है, और जब स्पीड जस्टिस को खा जाए तो सिस्टम टूट जाता है। अब आखिरी मैसेज मैं आप लोगों को दे दूं, अगर आप कनाडा में हो, अपने स्टेटस को लाइटली मत लो, डेडलाइन मिस मत करो, बाद में देखेंगे वाली सोच को प्लीज छोड़ दो। अगर आप रेफ्यूजी या इमिग्रेशन प्रोसेस में हो, क्वालिफाइड लॉयर के बगैर रिस्क मत लो। कनाडा अब वो कंट्री नहीं रही जहां सिर्फ होप का सहारा काफी था। अब पेपर वर्क, टाइमिंग, लीगल स्ट्रेंथ सब कुछ डिसाइड करता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ न्यूज नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। अगर आप चाहते हो ऐसी रियल स्टोरीज, ग्राउंड रियलिटी और कनाडा का सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद ये इन्फो किसी की जिंदगी बचा ले। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।